पारस को यही कहेंगे, कंप्लीट पैकेज। मतलब अगर आपके पास पारस है तो आपको और कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है कि पास ईयर्स क्वेश्चन मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं है। बस आप पारस, एक बार आपने पारस में अपने आप को एनरोल कर लिया, उसके बाद सारी टेंशन पारस की हो जाती है कि आपको उनको क्या क्या करवाना है। फिर आपको बस पढ़ना रहता है और कुछ नहीं टेंशन लेनी होती है। पारस अगर 50% टीचर्स है तो 50% मैनेजमेंट है। क्योंकि टीचर्स तो आप पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन उसके हम लोग को बेसिकली, हम ऑनलाइन वाले बच्चों को तो और ज्यादा मैनेजमेंट की हेल्प चाहिए होती है। टेस्ट टाइम पर आया है, फिर टेस्ट गलती से सबमिट नहीं हो पाया किसी कारण की वजह से, तो फिर हम मैनेजमेंट को मैसेज करते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया, तो वो लोग तुरंत रिप्लाई कर देते हैं। और कभी हमारा लेक्चर मिस होता है तो बैकअप के लिए मैनेजमेंट को कांटेक्ट करना। मैनेजमेंट का हमें कॉल आता रहता है कि आपने वॉली टेस्ट अटेंड की थी कि नहीं। और अगर आप अपने लेक्चर्स नहीं लगा रहे होते हो तो उनके पास सारा डेटा होता है, तो वो लोग आपको कॉल भी करेंगे कि आपकी लेक्चर्स मिस हो रही हैं, आप लगाइए। एंड वार्निंग भी देते हैं बहुत बार कि आपके बहुत सारे टेस्ट मिस हो गए हैं, ऐसे रहेगा तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो वो समझाते भी बहुत बार है। तो पारस के मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है पारस के अंदर। लाइक आई सेड कि जैसे हम हमेशा से टॉपर ही स्टूडेंट रहे थे, तो टीचर्स को था कि आई शुड टेक साइंस, या तो मैथ्स या तो बायो, मतलब इंजीनियर या डॉक्टर। नहीं, कॉमर्स में ऐसा नहीं है कि वीक स्टूडेंट्स ही जाते हैं। एवरेज स्टूडेंट्स जैसे चूज करने की, कुछ अच्छे नहीं है तो ह्यूमैनिटीज ले लिया, बहुत अच्छे हैं साइंस ले लिया, एंड बीच वाले गो फॉर कॉमर्स। वैसा मेरा कुछ नहीं था। आई चूज कॉमर्स कि मुझे इस फील्ड में आके इतना नाम रोशन करना है कि कोई भी स्टूडेंट को ये ना सोचना पड़े कि मेरी पढ़ाई में मैं उतना तेज नहीं हूँ तो मैं कॉमर्स ले लूँ या ह्यूमैनिटीज ले लूँ। इंटेलिजेंट बच्चे भी कॉमर्स चूज करें। इसके साथ मैंने कॉमर्स विद मैथ्स ले लिया। फिर अब मुझे रियलाइज होता है कि ये मेरा लाइफ का बेस्ट डिसीजन था कि मैंने पारस ले लिया। और उस दिन जल्दी में ही लिया था, लेकिन वो बेस्ट डिसीजन था। और आगे मैं सीए इंटर भी पारस से ही कर रही हूँ। कॉन्सेप्ट ही अलग है। मतलब ऐसा कोई और कोचिंग नहीं करवाता है। मैंने रिसर्च की थी, ऐसा कोई भी कोचिंग इंडिया में नहीं कराता। बेस्ट फैकल्टीज जो फेमस है बहुत ज्यादा यूट्यूब पे, वो भी वैसा नहीं कराते। उनकी पेन ड्राइव क्लासेस होती हैं, गूगल ड्राइव क्लासेस होती हैं। पारस एट होम का कॉन्सेप्ट है कि आपको, जैसे आप अगर ऑफलाइन क्लासेस में जाते पारस के यहाँ, तो वहां पर आप लेक्चर्स अटेंड करते हैं अपने, तो वैसे ही हमारे लेक्चर्स आते हैं। सारे सब्जेक्ट के 1-2 लेक्चर्स जैसे शेड्यूल किए जाते हैं। मतलब इतना मुझे भी भरोसा नहीं था कि मैं इतना पढ़ लूंगी फाउंडेशन के दौरान, जितना पारस ने पढ़ा दिया। मेरा प्लान तो था कम ही पढ़ने का कि इजीली कर सकते हैं हम। मुझे अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर पारस में रियलाइज हुआ कि ये ऐसे अपने मन से कॉन्फिडेंस सोचने से ऐसा कुछ नहीं होता है, करना पड़ेगा। तो फिर उस हिसाब से लेक्चर्स हमारे आते थे। फिर टेस्ट देने लगे डेली। और तो एक्सपर्टीज के मामले में तो पारस बेस्ट है, क्योंकि इनकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छी है और उसके थ्रू हम लोग 25 साल का ज्ञान एक साथ ले पाते हैं। Hello everyone, I am anchor Vishal Jindal and welcome to the another episode of Paras Institute। आज इस ऑनलाइन सीरीज में हम जुड़ रहे हैं अनुष्का के साथ, और अनुष्का है यूपी से। अनुष्का, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन इंटरव्यू सीरीज में। थैंक यू तो विशाल। अनुष्का, आप यूपी से आती हैं और आजकल यूपी का माहौल जो है बिल्कुल गर्म है। सब तरफ मैं ये कहूंगा कि रिजल्ट्स को लेकर के माहौल है टेंशन्स का कि क्या होने वाला है, बी इट इलेक्शंस एंड बी इट रिजल्ट्स ऑफ सीए फाउंडेशन। जिस हिसाब से बहुत सारे बच्चे हमारे साथ यूपी से जुड़ रहे हैं, उसी सीरीज में आपका भी हम लोग स्वागत करते हैं। अनुष्का, वुड लाइक टू नो अबाउट योर 10th, अबाउट योर +2, अबाउट योर स्कूलिंग। तो 10th और 12th सारी मैंने अपने सिटी से की है, बनारस से। और मैं डालम सिंह बीम स्कूल से पढ़ाई की है मैंने। यहाँ का ये टॉप स्कूल है, और मेरा बहुत मन था कि एक अच्छे स्कूल से मेरी एजुकेशन हो, तो मैंने 6 से ही अपने फादर को बोल रखा था कि मुझे ये वाले स्कूल में ही जाना है। तो फिर तब से मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है। और 10th में मेरे मतलब वो स्कूल में आने के बाद से मेरी पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट हो गई थी। तो जैसे बड़े स्कूल में होता है ना कि कंपटीशन होता है, कि जो बच्चे टॉप में आते हैं उनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है एंड उनको कैश प्राइजेस वगैरह मिलते हैं। तो उसे देख के आई गॉट मोटिवेटेड एंड मैंने भी पढ़ाई में पूरा दिमाग लगा लिया। 10th में आई स्कोर्ड 98.2% और उसके साथ मैं अपने स्कूल की टॉपर थी। और जैसे सारे टीचर्स का होता है कि टॉपर साइंस लेंगे, तो फिर वैसा ही कुछ मेरा भी चल रहा था स्टार्टिंग में। फिर 12th में मैंने 11th में कॉमर्स लिया, कॉमर्स विथ मैथ्स, एंड 12th भी मैंने वहीं से की, एंड 12th में भी स्कूल के टॉपर रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है अनुष्का। सो आज मैं एक बिल्कुल मतलब
आई मस्ट से कि आप 100% वाले स्टूडेंट हैं। कहीं ना कहीं तो टीचर्स को भी नंबर्स काटने होते हैं, तो वो 98 97 इज ऑल इक्वल टू 100। तो कॉमर्स का डिसीजन कैसे आया आपके लाइफ में कि मुझे कॉमर्स के लिए तो जाना है? लाइक आई सेड कि जैसे हम हमेशा से टॉपर ही स्टूडेंट रहे थे, तो टीचर्स को था कि आई शुड टेक साइंस, या तो मैथ्स या तो बायो, मतलब इंजीनियर या डॉक्टर। तो फिर मेरा इंटरेस्ट साइंस में उतना ज्यादा नहीं, मुझे अच्छा लगता था साइंस, बट एक होती है ना कि जो लोग साइंस लेते हैं उनके अंदर से वो क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो वैसी कुछ मेरे अंदर नहीं थी कि ऐसा क्यों हुआ, या मतलब मजा मजा नहीं आता था उतना ज्यादा। और फिर मुझे बहुत ज्यादा फिजिक्स में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो मैंने 10th में मुझे ये रियलाइज हुआ कि फिजिक्स तो मुझसे आगे नहीं हो पाएगा। और जैसे कि मैंने देखी थी सीनियर्स की बुक्स वगैरह, उसमें इतना ज्यादा केमिस्ट्री में और फिजिक्स में इतने फॉर्मूलाज एंड ऑल, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। और बायो मुझे ठीक लगता था, बट आई कुड नॉट गो फर्दर विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ऐसा मैंने डिसाइड कर लिया था। तो फिर मैंने 11th में रिजल्ट के पहले ही कॉमर्स ज्वाइन कर ली थी। देन जब रिजल्ट आए मेरे, तो मेरे टीचर्स, रिजल्ट जैसा मैंने बताया 98.2, फिर सारे टीचर्स शॉक्ड कि क्यों कॉमर्स ले रही हो, अब तुम साइंस में आ जाओ, चेंज कर दो। उसकी वजह से मैं एक महीने 2 महीने कंफ्यूज भी रही कि क्या मुझे साइंस चूज कर लेना चाहिए। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, कॉमर्स में ऐसा नहीं है कि वीक स्टूडेंट्स ही जाते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स जैसे चूज करते हैं कि कुछ अच्छे नहीं है तो ह्यूमैनिटीज ले लिया, बहुत अच्छे हैं साइंस ले लिया, एंड बीच वाले गो फॉर कॉमर्स। वैसा मेरा कुछ नहीं था। आई चूज कॉमर्स कि मुझे इस फील्ड में आके इतना नाम रोशन करना है कि कोई भी स्टूडेंट को ये ना सोचना पड़े कि मेरी पढ़ाई में मैं उतना तेज नहीं हूँ तो मैं कॉमर्स ले लूं या ह्यूमैनिटीज ले लूं। इंटेलिजेंट बच्चे भी कॉमर्स चूज करें, इसके साथ मैंने कॉमर्स विथ मैथ्स ले लिया। वाकई क्या बात है, आपकी बड़ी जर्नी बड़ी खास रही है। तो क्या आपने इस दौरान ये प्लान कर लिया था कि मुझे सीए बनना है? नहीं, सीए का मेरा, हाँ ये पता था मुझे कि कॉमर्स में सीए बहुत ज्यादा फेमस है, लाइक साइंस में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वैसे कॉमर्स में सीए है। मेरा ये नहीं था कि रैट रेस में भागना है। बट फिर जब मैंने सीए का करिकुलम देखा कि यहाँ पे रैट रेस जैसा कुछ नहीं है, जो बच्चे यहाँ लिमिटेड सीट्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जितने बच्चे 50% से ऊपर लाते दे ऑल गेट पास्ड। और मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ पर थोड़ी डिफिकल्ट एग्जाम होती है, बट जो पावर सीए को मिलती है, साइनिंग अथॉरिटी, और जो हमारे लिए स्पेसिफिकली काम डिसाइडेड होता है कि ये सिर्फ सीए ही कर सकते हैं इंडिया के अंदर। तो फिर वो सारी चीजें देख के मुझे इंटरेस्ट आया कि मुझे सीए करना चाहिए। एंड खुद का प्रैक्टिस भी, मतलब था कि खुद की बिजनेस करूं, कुछ सेटअप करूं। जॉब का मेरा कभी मन नहीं था, तो फिर इसीलिए मुझे लगा कि सीए वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। क्या बात है। और जिस तरीके से आजकल एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप की लहर जो इंडिया में चली हुई है, तो मुझे लगता है उसी कड़ी में हाँ आप भी सीए करने के बाद कोई ना कोई अपना अमेजिंग सा स्टार्टअप खोलने वाली है। कुछ ऐसे प्लान्स हैं आपके? हाँ, सीए के बाद ही नहीं, मैंने अभी से अपने दिमाग चालू कर दिया है कि सीए का भी इंतजार नहीं कि सीए के बाद ही मैं करूंगी। मैंने सोचा है जैसे ही मुझे अच्छा सा एक आइडिया मिले, मैं उस पर काम करूंगी साथ साथ, क्योंकि सीए में जो हमें पढ़ाया जाता है उसके साथ मैं उसको रिलेट करके अपना खुद का स्टार्टअप कोशिश करूंगी कि कुछ कुछ स्टार्ट कर दूं पहले भी। और सीए के साथ तो एज मिलनी ही है, उसकी नॉलेज हमेशा यूज होगी। बिल्कुल। और ये मैंने आज देखा भी है कि यूजली क्या होता है कि कई लोगों के पास आइडिया होता है बट वो फाइनेंसेस नहीं मैनेज कर पाते, और इसमें क्योंकि आपको फंडिंग, इक्विटी, शेयर्स और सब सब चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। लॉस के बारे में आपको पता होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सीए की पढ़ाई करते हैं वो उनके लिए बहुत जल्दी और इजी रहता है ये प्रोसेस, स्टार्टअप्स में आना और एंटरप्रेन्योरल जर्नी में आना। हाँ, एक्चुअली हम लोग का करिकुलम ऐसा होता है कि सारा कुछ बता देता है, अकाउंट्स कैसे होते हैं, लॉज में क्या क्या हमारा गवर्नमेंट अलाउ करता है काम करना, कैसे हमारी कंपनी फॉर्म होती है, वो सारा कुछ अभी से हम लोग पढ़ने लगते हैं। फिर हम लोग का शेयर्स एंड ऑल, वो सारी चीजें भी हम लोग पढ़ने लगते हैं, तो हमें पता चल जाता है हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है। मैथ्स को लेकर के आपका क्या विजन है कि जो एक प्लस टू में मैथ्स होता है, आपके पास मैथ्स रहा है प्लस टू में? हाँ हाँ हाँ। ओके। सो जो अभी हमारी फाउंडेशन में प्रिपरेशन होती है, तो कितना फर्क लगा आपको उन तैयारी में, इस तैयारी में, सिलेबस में? उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि मेरे टाइम में अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं था, बाद में आया था। तो ओके। अप्लाइड मैथमेटिक्स आजकल बच्चों का हो गया है। वो जो बच्चे लेते हैं उनके लिए थोड़ा सा एज हो जाता है कि क्योंकि वो लोग पहले से पढ़े रहते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मेरे टाइम जो मैथ्स होता था उसमें फिजिक्स वाली मैथ्स होती थी। तो फिर हम लोग
को इतने हाई लेवल के मैथ्स पढ़ाए जाते हैं। जनरली आज भी बच्चे वही मैथ्स लेते हैं जो मैंने अपने टाइम पे परस्यू की थी। तो वो मैथ्स के अंदर इतना हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक इंसान को जेई के लिए प्रिपरेशन करवा सकते हैं। तो फिर उस मैथ्स का कोई रिलेशन नहीं हमारे सीए फाउंडेशन के मैथ्स से। सीए फाउंडेशन के अंदर जो मैथ्स होती है वो अलजेब्रा, नॉर्मल अलजेब्रा, पॉलिनोमियल्स जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं 10th तक, वो सारे से रिलेटेड होती है। फर्क इतना सा होता है कि सिर्फ एमसीक्यू सीए फाउंडेशन में आते हैं, और हमारे पारस में मैम इतना अच्छा पढ़ाती हैं एमसीक्यू सॉल्व करना कि टाइम भी नहीं लगता और इतने इजीली सब समझ आ जाता है कि कोई टेंशन नहीं है कि आप मैथ्स लिए थे कि नहीं लिए थे। आपने 10th तक मैथ्स पढ़ा है, उसमें भी अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो भी अच्छे से आ जाएगा। ओके, तो अब आपने मैथ्स और मैथ्स की फैकल्टी की बात कर ही दिया, तो अब इसी कड़ी में मैं पूछना चाहूंगा कि आपको पारस इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला? तो एक्चुअली मेरा जैसे एग्जाम हमारे पोस्टपोन्ड होते रह रहे थे, तो हमारा भी, जैसे मैं डेट एग्जैक्ट बता देती हूँ आपको, 31 मई को हम लोग इंतजार कर रहे थे कि 1 जून को अनाउंसमेंट आएगी कि हमारे सीबीएसई के एग्जाम्स कब होंगे। तो 1 जून को हम अपना क्लास 12th का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, पास ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। साथ में मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं सीए की कोचिंग करूँ ना करूँ फाउंडेशन की, तो बहुत सारा डाउट था। उसी में अचानक से मेरे फोन पे मैसेज आया, मतलब क्योंकि मैं बहुत सारे सर्च कर रही थी कोचिंग्स के बारे में, मई से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था सर्च करना, तो मेरे फोन पे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते थे। तो मेरे फोन पे मैसेज आया कि पारस इंस्टीट्यूट सीए की कोचिंग ऑनलाइन स्टार्ट, पारस एट होम का कॉन्सेप्ट ला रहा है और उसमें बच्चों को मैनेजमेंट के साथ कोचिंग मिलेगी एंड इसकी रिजल्ट 80 to 90% रही है सीए फाउंडेशन की। तो जब मेरा दिमाग उस 80 to 90% पे गया कि 80 to 90%, मतलब ऐसे तो सीए की जो रिजल्ट्स होते हैं बहुत कम होते हैं, लेकिन कोचिंग के अंदर 80 to 90% देख के सबसे पहले मैंने सर्च किया कि है क्या। तो मुझे सच्ची में रियलाइज हुआ कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो फिर मैंने कॉल किया सर को, विवेक मनोजा सर ने उठाया था फोन। फिर उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि आप यूट्यूब पे एक बार लेक्चर्स देख लो हमारे, आपको कैसा लग रहा है तो आप डिसाइड करके मुझे कल बताओ कि आप ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं। तो फिर मैंने और रिसर्च किया, और जब मैंने यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे तो लॉ में गौरव सर कार्टून बना के पढ़ा रहे थे। तो मुझे उसमें लॉ में पहले मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था, लॉ में मैंने मई में स्टार्ट किया था थोड़ा थोड़ा पढ़ना, लेकिन जब कार्टून बना के पढ़ा, कंपनीज एक्ट का थोड़ा लेक्चर मैंने देखा था, तो मेरा इंटरेस्ट लॉ में के अंदर आया। फिर मैंने सोचा कि हम ट्राई करेंगे पारस, क्योंकि और सारी कोचिंग से इतना मैं कन्विंस नहीं हुई थी जितना पारस के पहली बार में हो गई थी। तो मैंने फिर अगले दिन सर को फोन किया एंड मैंने अपने आप को एनरोल करा लिया। क्या बात है। तो अभी जिस तरीके से आपने पारस के रिव्यूज देखे, उनका पढ़ाने का तरीका देखा, इस बारे में हम लोग बात करेंगे, पर आज आपको क्या महसूस होता है कि क्या आपका डिसीजन बिल्कुल ठीक है? पारस आपकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरा? जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा डाउट होता था कि जल्दीबाजी में तो डिसीजन नहीं ले लिया ना मैंने कि पारस पहले ले लिया। और स्टार्टिंग में लगता था जून के महीने में, जब स्टार्टिंग में, क्योंकि इजीली लेक्चर्स चल रहे थे उस समय, इतना ज्यादा बर्डन नहीं दिया जा रहा था हम लोग को, बहुत इजी सब कुछ हो रहा था, तो मुझे फील हुआ कि कुछ होगा। लेकिन फिर जब फिर आगे हमारे टेस्ट आने लगे, वीकली टेस्ट होने लगा, फिर हम लोग डाउट्स भी लेने लगे टीचर्स के साथ हम बात करने लगे। सुरेंद्र सर के साथ तो मेरी बहुत बात होती है, तो उनसे बात करने लगे। फिर हमारे जो पास के क्वेश्चंस मैं अपने से भी सॉल्व करती थी, मुझसे जब क्वेश्चंस भी होने लगे तो मुझे रियलाइज हुआ नहीं नहीं सब ठीक हो रहा है। फिर अब मुझे रियलाइज होता है कि ये मेरा लाइफ का बेस्ट डिसीजन था कि मैंने पारस ले लिया, और उस दिन जल्दी में ही लिया था, लेकिन वो बेस्ट डिसीजन था। और आगे मैं सीए इंटर भी पारस से ही कर रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो अभी पारस के पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि आपको जो ऑनलाइन क्लासेस मिलती थी, कैसे कि सारी क्लासेस शेड्यूल्ड होती थी या सब एक साथ मिल जाया करता था आपको? नहीं, पारस एट होम का कॉन्सेप्ट ही अलग है। मतलब ऐसा कोई और कोचिंग नहीं करवाता है, मैंने रिसर्च की थी, ऐसा कोई भी कोचिंग इंडिया में नहीं कराता। बेस्ट फैकल्टीज जो फेमस है बहुत ज्यादा यूट्यूब पे, वो भी वैसा नहीं कराते। उनकी पेन ड्राइव क्लासेस होती हैं, गूगल ड्राइव क्लासेस होती हैं। पारस एट होम का कॉन्सेप्ट है कि आपको, जैसे आप अगर ऑफलाइन क्लासेस में जाते पारस के यहाँ, तो वहां पर आप लेक्चर्स अटेंड करते हैं अपने, तो वैसे ही हमारे लेक्चर्स आते हैं, सारे सब्जेक्ट के 1-2 लेक्चर्स जैसे शेड्यूल किए जाते हैं, वो सारे लेक्चर्स हमारे ऐप पर आते हैं। और हम लोग को टाइम मिलता है कि आज आपको ये सारे लेक्चर्स देखने हैं, नहीं तो अगले दिन वो लेक्चर्स अपने आप गायब हो जाते हैं। जैसे ऑफलाइन क्लासेस में लेक्चर मिस होने का डर रहता था, वैसा यहाँ पे भी होता है। और अगर आप ज्यादा मिस करते हो तो आपको अंदर से भी फील होता है कि कितना बैकअप मांगू। लेकिन अगर बाई चांस इन केस ऑफ इमरजेंसी आप मिस कर देते हो लेक्चर, तो आप मैनेजमेंट को कांटेक्ट करते हो और वो लोग अगले 20 मिनट के अंदर अंदर आपके लेक्चर्स आपके आप में दिखने लगते हैं, तो आप फिर उनको अटेंड कर सकते हो।
ऐसे हमारा कॉन्सेप्ट चलता है। तो बच्चा एक डिसिप्लिन में पूरा रहता है। कभी उसको अगर मन भी नहीं करता पढ़ाई करने का कभी कभी, तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसको पढ़ना पड़ेगा वरना लेक्चर गायब हो जाएगा। तो ऐसे ही करके मतलब एक इंसान को तैयारी हो जाती है कि मुझे आराम से पढ़ना ही है, 5-6 घंटे तो मुझे देखना ही है। तो और वो इसी के डिसिप्लिन साथ देता है पारस। बिल्कुल, और वो हाँ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट भी हो जाती है, क्योंकि जब बहुत सारी चीजें एक तरीके से आप फ्री हैंड भी हैं और टाइम बॉन्डेड भी हैं, तो ये दोनों चीजें। आपने पारस की मैनेजमेंट की बात करी कि 10 से 20 मिनट में आपको वो लेक्चर्स जो हैं वो मिल जाते थे। पारस की मैनेजमेंट के बारे में मैंने बहुत सुना है, और इतना बड़ा नेटवर्क जो है पारस इंस्टीट्यूट का, क्योंकि इंडिया से भी और इवन फॉरेन से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया पारस के इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए। तो मैनेजमेंट के साथ आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? पारस अगर 50% टीचर्स है तो 50% मैनेजमेंट है। क्योंकि टीचर्स तो आप पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन उसके हम लोग को बेसिकली हम ऑनलाइन वाले बच्चों को तो और ज्यादा मैनेजमेंट की हेल्प चाहिए होती है। टेस्ट टाइम पर आया है, फिर टेस्ट गलती से सबमिट नहीं हो पाया किसी कारण की वजह से, तो फिर हम मैनेजमेंट को मैसेज करते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया, तो वो लोग तुरंत रिप्लाई कर देते हैं। और कभी हमारा लेक्चर मिस होता है तो बैकअप के लिए मैनेजमेंट को कांटेक्ट करना। मैनेजमेंट का हमें कॉल आता रहता है कि आपने वॉली टेस्ट अटेंड की थी कि नहीं। और अगर आप अपने लेक्चर्स नहीं लगा रहे होते हो तो उनके पास सारा डेटा होता है, तो वो लोग आपको कॉल भी करेंगे कि आपकी लेक्चर्स मिस हो रही हैं, आप लगाइए। एंड वार्निंग भी देते हैं बहुत बार कि आपके बहुत सारे टेस्ट मिस हो गए हैं, ऐसे रहेगा तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो वो समझाते भी बहुत बार है। तो पारस के मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है पारस के अंदर। ओके। हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं और पारस के नोट्स की बात करते हैं। तो पारस का नोट्स, ये कहा जाता है कि पारस इंस्टीट्यूट के जो नोट्स हैं वो लगभग 25 सालों के बहुत बड़े एक्सपीरियंस के साथ पारस ने उसमें बहुत रिसर्च के साथ उन्हें प्रिपेयर करा है। तो आपको क्या लगता है कि वो नोट्स सफिशिएंट है? अगर आपको सीए बनना है तो सिर्फ पारस के वो नोट्स को पढ़ जाओ और यू विल क्रैक। हाँ, तो सीए में कहा जाता है कि आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है उसको पूरा रट लो तो तुम क्लियर कर लोगे। बट ऐसा कुछ नहीं है, जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है नहीं हो पाता है। और जैसे कि मैंने बताया था, हमारे अकाउंट्स के सुरेंद्र सर हम लोग को पढ़ाते हैं, उनकी एक्सपीरियंस 25+ ईयर्स की है। जब से 1995 से मैंने सुना है कि वो हम लोग को पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग जब पैदा नहीं हुए थे तब से उनको सीए के कोर्स की नॉलेज है। तो उनकी एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा इस सब्जेक्ट में है, तो उन्हें पता रहता है कि बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे अब इस क्वेश्चन के ऊपर। तो उनका नोट्स वो लोग इतने अच्छे से बनाते हैं कि अगर आप रिविजन कर रहे हो 6 महीने बाद अपने यूटीज एंड एफटीज के टाइम पे, तो आपको पूरा दिमाग में याद आ जाता है कि मैंने क्लास में क्या क्या पढ़ा था उस लैंग्वेज में। बहुत बार हिंदी भी हम लोग लिख देते हैं अपने नोट्स के अंदर ही। कलरफुल नोट्स हमारे बनाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि नोट्स हम लोग को प्रिंटेड मिलता है, हमें क्लास में सर लिखवाते हैं अपने हाथ से। लॉ में भी सर लिखवाते हैं और अकाउंट्स में भी सर पूरे नोट्स अपने हाथ से लिखवाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन बैंक हमें मिलता है। और हाँ, दूसरे सब्जेक्ट की जैसे हमारा मैथ्स हो गया, मैथ्स की नोट्स भी मैम बनवाती थी पूरा। एंड हमारे पास इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट था, इकोनॉमिक्स में भी सर बनवाते थे। एंड बीसीके के सब्जेक्ट में सर हम लोग को बुलेट पॉइंट्स में लिखवा देते थे, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही वैसा था कि उसको आप लोग नोट्स कितना ही बना पाओगे। तो नोट्स एकदम आपको पूरे तरीके से 100% अपने आप को नोट्स में रिलाई कर लेना चाहिए नोट्स के ऊपर, क्योंकि नोट्स के बाहर कुछ सच्ची में नहीं आता है नोट्स में, क्योंकि नोट्स में सारा कुछ कवर कर देते हैं सर। तो नोट्स 100% मतलब फेथफुल है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। और दूसरी बात कि नोट्स जब बना रहे हैं तो 100% अटेंशन के साथ बनाएं। मतलब ऐसा बहुत बार होता है कि दिमाग इधर उधर चला जाता है, तो फिर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन लेक्चर एकदम ध्यान से लगाएं अगर, और नोट्स बनाएं। और सर जैसे जैसे होमवर्क बोलते हैं हमें करने को, वैसे वैसे करे तो कोई रोक नहीं सकता आपको क्लियर करने से एग्जाम्स। क्या बात है। और इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन सीरीज चल रही थी और बहुत सारे बच्चे कई बार क्या करते हैं, वक्त बचाने के लिए जो सीरीज होती हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज, उन्हें स्पीड अप करके देख लेते हैं। तो अब मुझे एक चीज बताओ, ये आपने किया या इसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, मैंने स्टार्टिंग में कोशिश की कि करूँ थोड़ा मतलब, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि स्पीड पे करने के बाद बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। मतलब जल्दी 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 सुनाई देता है, तो फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिस पे ध्यान देना चाहिए था वो मिस हो जाता है।
तो मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास में एक सर आराम से पढ़ाते, बहुत इतने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाते, हर एक कॉन्सेप्ट को इतना टाइम देते कि मुझे फील हुआ कि ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने एक दिन कोशिश की कि 1.5 पे करूं पहले लेक्चर में ही अपने। तो मैंने 1.5 पे अपना स्पीड किया। उसी टाइम पता नहीं कैसे विवेक सर ने लेक्चर के अंदर बोला कि बहुत सारे ऑनलाइन में बच्चे 1.5 और 2 के स्पीड पे देखते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं रिजल्ट नहीं आता। तो तुरंत सर ने टोक दिया उसी टाइम पे। पता नहीं वो कैसा कोइंसिडेंस था कि जैसे ही मैंने किया वैसे ही सर उसी समय उस लेक्चर में बोले। तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ, नहीं, रिजल्ट्स के साथ मजाक नहीं करना है। हम उसके बाद से 1 की स्पीड, नॉर्मल स्पीड पे देखते थे लेक्चर्स। और वो भी नहीं पता, इतने अच्छे से सर पढ़ाते हैं कि ना ही वो तेज पढ़ाते हैं ना ही स्लो पढ़ाते हैं, कि आपको स्पीड चेंज करने की जरूरत है। तो उसी नॉर्मल स्पीड पे देखना चाहिए बच्चों को अपना सारा लेक्चर। अनुष्का, मैं आपके माध्यम से हमारे स्टूडेंट्स, सभी जो नए सीए बनने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको भी बताना चाहूंगा कि पारस के पास मैनेजमेंट के साथ हाई एंड टेक्निकल टीम भी है, जिन्हें ये पता रहता है कि कौन बच्चा लेक्चर देख रहा है और कितनी स्पीड पे देख रहा है। तो वो इत्तेफाक नहीं था, वी हैव अ वेरी प्रोफेशनल टीम फॉर दिस। अनुष्का, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, यूटीएफटीज के बारे में बहुत जिक्र आता है, तो कितने यूटीएफटीज आपके होते हैं? और जब आप ये पूरे टेस्ट सीरीज कर देते हैं एग्जाम में जाने से पहले, आपको कैसा कॉन्फिडेंस महसूस होता है? तो हमारे यूटी 3 होते हैं, UT1, UT2, UT3। और एफटीज हमारे 4 हुए थे। एक लास्ट वाला ऑप्शनल होता है कि अगर आपके पास क्योंकि हमारे मेन एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम के, वो पिछले दिन ही होता है, एक दिन पहले ही होता है। तो वो ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स के पास कि वो अटेंड करना चाहते हैं कि नहीं। तो ऐसे करके 4 एफटीज होते हैं, 3 यूटीज होते हैं। यूटीज के अंदर हमारे सिलेबस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि सारे अपने सिलेबस को पैटर्न वाइज रिवाइज कर पाते हैं। तो यूटीज के अंदर हमें टाइम भी मिलता है, छुट्टी प्रॉपर हमें गैप के साथ दिया जाता है, एग्जाम लिया जाता है। तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सिलेबस को, हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो हमें टीम देती है कि ये सिलेबस आएगा आपका और ऐसे ऐसे आपको रिवाइज करना है। तो हमारे तरफ से खाली पढ़ना ही होता है हमें। तो हम लोग को जितना सिलेबस दिया जाता है उसको हम लोग रिवाइज करें प्रॉपर। कोशिश यही रहती है पारस की कि वो सारे क्वेश्चंस कवर कर ले। तो पेपर थोड़ा लेंदी बनाया जाता है पारस के अंदर भी, जैसे एग्जाम्स में मेन होते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाती है। मतलब आपको जितना स्ट्रेस लेना होता है एग्जाम के टाइम हो जाता है, वैसा स्ट्रेस आप पहले ही एक्सपीरियंस कर चुके हो तो पारस के थ्रू। और सिंस हमारे 3 यूटीज पर सब्जेक्ट, तो 4 into 3 12 यूटीज हमारे हो जाते हैं। फिर हमारे एफटीज भी होते हैं। तो 4 एफटीज होते हैं, तो 4 4 16, 16 + 12, सोच लो आपकी कितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई। और ये यूटीज एक दिन के गैप पे होता है, वरना गैप भी नहीं होता है बहुत बार, अगर टाइम जैसा रहता है हमारा एग्जाम के साथ। तो अगर हम डेली ही पेपर दे रहे हैं, तो एग्जाम के टाइम जब मेन एग्जाम होता है तो ऐसा लगता ही नहीं कि पेपर दे के आए हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो गई थी डेली 3 घंटा लिखने की। तो एग्जाम के टाइम पे मेरे हाथ अपने आप चल रहे थे, कोई फियर ही नहीं था कि क्या पेपर आएगा, क्योंकि पारस में ही डेली अलग सा पेपर आ जाता था और तुरंत टाइम बाउंडेशन में सबमिट करो पेपर। तो सारा हम लोग टेंशन यूटीज एफटीज के टाइम ले लिए, तो फाइनल एग्जाम के लिए टेंशन ही नहीं बची थी। तो ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है पारस का, एफटीज में भी सारी चीजें ही कवर हो जाती हैं। क्या बात है! तो मतलब आपको पेपर के दौरान ऐसा लगता है कि अब तो हम मतलब फाउंडेशन अपना क्रैक है, और अब आपको इंटरमीडिएट की तैयारी में भी ऐसे लग रहा होगा, तो पहले ही अटेम्प्ट में सीए बन के आराम से हम लोग निकलेंगे और स्टार्टअप की तैयारी करेंगे। हाँ वैसे तो नहीं, ओके। वो तो अभी तो एक बात मैं कहना चाहूंगी कि मैंने एग्जाम के अंदर, मतलब एफटीज एंड यूटीज में मैंने पढ़ाई की थी। और फाइनल एग्जाम में ड्यू टू सम रीजन हम फोकस नहीं कर पा रहे थे, कुछ रीजन की वजह से। तो हम अपने फाइनल एग्जाम में पढ़े ही नहीं थे, रिवाइज ही नहीं किया था मैंने 100% सिलेबस अपना। तो उसके बावजूद मेरे इतने अच्छे जो स्कोर आए हैं, वो सिर्फ पारस की वजह से आए, क्योंकि मैंने इतने उसके यूटीज एफटीज एंड टेस्ट, क्लास टेस्ट दिए थे कि मुझे फाइनल एग्जाम में बिना पढ़े इतना अच्छा मेरा स्कोर आ गया। ओके। अब जनरली बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सीए बहुत टफ कोर्स है, नहीं क्रैक होता, नहीं होता। मैं अधिकांश उन्हें ये कहता हूँ कि इस दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है, बशर्ते आपके पास एक अच्छा गुरु, एक अच्छा इंस्टीट्यूट हो, तो आप इस दुनिया में कोई भी चीज जीत सकते हैं। आपको क्या लगता है, पारस इंस्टीट्यूट में जब आपने डिसीजन लिया कि मुझे पारस से अपनी आगे जर्नी, लाइफ की जो प्रोफेशनल कोर्स की जर्नी है वो पूरी करनी है, तो पारस इंस्टीट्यूट कितना खरा उतरा आपकी इस विश्वास पे? 100%। क्योंकि मतलब इतना मुझे भी भरोसा नहीं था कि मैं इतना पढ़ लूंगी फाउंडेशन के दौरान, जितना पारस ने पढ़ा दिया।
मेरा प्लान तो था कम ही पढ़ने का कि इजीली कर सकते हैं हम, मुझे अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर पारस में रियलाइज हुआ कि ये ऐसे अपने मन से कॉन्फिडेंस सोचने से ऐसा कुछ नहीं होता है, करना पड़ेगा। तो फिर उस हिसाब से लेक्चर्स हमारे आते थे, फिर टेस्ट देने लगे डेली, और फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ती गई लेक्चर्स की भी, कि आप ज्यादा लेक्चर्स आने लगे। फिर प्रीवियस क्वेश्चंस के लेक्चर्स अलग से, और कुछ भी अपडेट होता था, न्यू एमटीपी आरटीपी में आता था तो वो तुरंत के लेक्चर्स आ जाते थे। तो उसके साथ साथ मेरी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो गई, मतलब मेरी टाइम बढ़ गई कि मैं दिन में पहले जैसे 6 घंटे पढ़ सकती थी, तो मेरी इतनी कैपेबिलिटी बढ़ गई कि मैं 12 घंटे पढ़ने लगी एग्जाम के टाइम में। बेसिकली जब हमारा अक्टूबर का मंथ था और हमारा नवंबर का मंथ था, उस टाइम पे हमको मन ही नहीं करता था सोए, क्योंकि इतना काम पेंडिंग रह जाता था कि नहीं हमको करना ही है। अब अगले दिन हमारा टेस्ट है, उसके लिए प्रिपेयर करना है, लेक्चर्स देखना है, तो वैसा हम लोग को प्रिपेयर कर दिया जाता है पारस के अंदर कि आप आगे सीए इंटर के लिए अभी से प्रिपेयर होने लगते हो फाउंडेशन में कि कितना आपको पढ़ना है। तो 100% पारस खरा उतरता है इस बात पे, और आप एकदम अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो पारस के ऊपर। ओके, पारस का खुद का रिजल्ट कैसा रहता है एज कम्पेयर टू आईसीएआई? आईसीआई का मैंने ज्यादा कुछ इस पे फोकस कभी नहीं किया कि कितना रिजल्ट आता है, क्योंकि नेगेटिव आपको फील होगा फिर कि 4% फाइनल्स के रिजल्ट हैं, 10% इंटर के रिजल्ट हैं। हाँ, फाउंडेशन के थोड़े ठीक है कि 30% रहते हैं, अराउंड 30%। तो फिर वो आपको ही अंदर से डिमोटिवेट करेगा कि सीए टफ कोर्स है, हम क्यों करें। तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था आईसीआई का, कभी हम अपने टाइम पे नहीं सर्च करते थे, अभी सर्च करने लगे। फिर मैंने जब देखा था कि जैसा मैंने कहा कि जब मैंने मैसेज के अंदर ही देखा कि 80 to 90% रिजल्ट आता है पारस का, तो मुझे डाउट हुआ कि कैसे 80 to 90%। तो फिर जब मैंने रिजल्ट देखे, और यहाँ पर आपको लेक्चर्स में भी हमें बताया गया कि आपको अगर चाहिए डेटा तो आप सारे बच्चों का डेटा मांग सकते हो पारस के मैनेजमेंट ऐप में। मैंने ट्राई भी किया, तो मुझे डेटा मिला। तो इतने सारे बच्चों का नाम था कि आप थक जाओगे पढ़ के, कि इतने सारे बच्चों के 70+ आए हैं सारे सब्जेक्ट्स में, 99 स्कोर आया अकाउंट्स के अंदर। तो फिर आपको विश्वास हो ही जाता है। और 80 to 90% सच्ची में रिजल्ट आते हैं पारस के। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे साथ में, जब हम लोग कांटेक्ट करते थे टेलीग्राम पे, तो सारे ही पास हो गए। मुझे लगा कि कोई फेल हुआ भी है कि नहीं पारस में, मुझे डाउट था ये। ओके, तो अभी इंटरमीडिएट को लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटेजीज चल रही हैं? मुझे कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनानी पड़ती है, जैसे फाउंडेशन में था, पारस बना के दे देगा कि ये लेक्चर हफ्ते में अटेंड होंगे, फिर आपके टेस्ट लिए जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग होमवर्क करो टाइम पर। तो मुझे कुछ अपने तरफ से स्ट्रैटेजी नहीं बनानी, पूरे तरीके से मैंने पारस पे सारा कुछ छोड़ दिया है, फाउंडेशन में जैसे किया था। तो अब पारस ही लेक्चर्स देता है, उस लेक्चर्स को अटेंड करती हूँ, होमवर्क करती हूँ टाइम पे, फिर होमवर्क को पोस्ट भी करना रहता है, एंड क्लास टेस्ट टाइम पे देना। फिर क्लास टेस्ट के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, रिजल्ट्स आता है, जो उसको बार बार देखना कि कोई गलती ना रह गई हो, फिर डाउट्स क्लियर करना सर को कॉल करके, तो वो सारा चलता है। ओके, तो एक चीज और जानना चाहता हूँ अनुष्का कि जनरली क्या होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में हम लोग देखते हैं कि फैकल्टी लेट्स से साल साल के गैप में चेंज हो जाती है। पारस की जो फैकल्टी है उसके पास 15-15, 20-20 सालों का एक्सपीरियंस है, और जो मेन फैकल्टी है उनका तो 25-25 साल का एक्सपीरियंस है, और कितने सालों से वही लोग पढ़ाते हैं एक इंस्टीट्यूट को। तो क्या लगता है कि कितना हेल्प करता है ये स्टूडेंट्स को एक बॉन्डिंग क्रिएट करने में, एंड ऑफ कोर्स अपनी प्रोफेशनल स्टडीज को आगे लेके जाने में? तो एक्सपर्टीज की बात रही, तो अगर आप देख रहे हो कि 25+ ईयर्स के सर के एक्सपीरियंस है अकाउंट्स में, लॉ में भी सर गौरव सर 10 साल से पढ़ा रहे हैं अराउंड। तो फिर रितु मैम भी मैंने सुना है कि बहुत पहले से वो पढ़ा रहे हैं। तो आपको पता है कि वो पारस का जितना भी कुछ पीछे काम चलता है, आपकी क्वेश्चन बैंक से लेके पढ़ाने के तरीके से लेके कब क्या एग्जाम होगा, वो टीचर्स ही हमेशा से देखते आ रहे हैं, और वो उन्हीं टीचर्स की बदौलत इतना अच्छा रिजल्ट भी रहा है। तो उससे आपको एक विश्वास होता है कि हाँ, इन्हीं टीचर से हम भी पढ़ेंगे तो हमारे भी वैसे रिजल्ट होंगे। दूसरे फैकल्टीज में क्या होता है कि इस साल ये टीचर है, अगले साल न्यू टीचर आ गए, ऑफलाइन क्लासेस में जैसा होता है। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर दूसरे फैकल्टीज में रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, जो पुराने पुराने भी होते हैं बहुत, तो वो उसमें बच्चे की डिसिप्लिन नहीं रहती है। यहाँ पर होता है कि इतने सारे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, और वो लोग 19 के क्वेश्चन हम लोग को देते हैं। मतलब हम लोग ने अकाउंट्स के अंदर में 1998 के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 1997 के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वो लोग उतने साल से देख रहे थे कि ऐसा ऐसा पैटर्न है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उन्होंने वो सारा इकट्ठा करके दिया है।
तो एक्सपर्टीज के मामले में तो पारस बेस्ट है, क्योंकि इनकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छी है और उसके थ्रू हम लोग 25 साल का ज्ञान एक साथ ले पाते हैं, तो उसके वो हेल्प करती है हमारी। ओके, तो अनुष्का, एक लाइन में अगर पारस इंस्टीट्यूट को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगी आप? हम पारस को यही कहेंगे, कंप्लीट पैकेज। मतलब अगर आपके पास पारस है तो आपको और कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है कि पास ईयर्स क्वेश्चन मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप पारस, एक बार आपने पारस में अपने आप को एनरोल कर लिया, उसके बाद सारी टेंशन पारस की हो जाती है कि आपको उनको क्या क्या करवाना है। फिर आपको बस पढ़ना रहता है और कुछ नहीं टेंशन लेनी होती है। और एक मैसेज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो या तो सीए से डरते हैं, या जो पारस के बारे में नहीं जानते, या बहुत सारी तरीके की भ्रांतियां उनके जहन में हैं, तो उनको आप, क्योंकि उनके लिए एक मोटिवेशन है, आज ये इंटरव्यू बहुत सारे लोगों तक पहुंचने वाला है, तो एक मैसेज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कॉमर्स के बाद फाउंडेशन की तैयारी करके सीए में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ओके, तो अगर आपको इंडिया में अगर अच्छा कुछ करना है, मतलब कॉमर्स के फील्ड में, तो सीए बेस्ट करियर ऑप्शन है। क्योंकि बहुत सारे अभी कोर्सेज आ गए हैं, लेकिन सीए का जो करिकुलम है, अब बहुत लोगों को लगता है कि सीए थोड़ा टफ है। बहुत क्या, ज्यादातर ही लोगों को लगता है कि सीए टफ है, लेकिन सीए को करने के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए, प्लानिंग करनी होती है। और पारस में हम अपने एक्सपीरियंस से कह सकते हैं कि आपको वो भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब जो प्लानिंग का पार्ट था सीए क्रैक करने के लिए, वो प्लानिंग का पार्ट भी पारस करके देता है। तो बस आपके पास करना होता है तो पढ़ाई। तो अगर वो पढ़ाई आप ढंग से कर लेते हो और अगर आप पारस से कर रहे हो, तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सिर्फ आपको पढ़ना है और वो आप अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे देते हो। और साथ में एंटरटेनमेंट होता है पारस में, क्योंकि समय समय पे मोटिवेशनल वीडियोस भी आती हैं। तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होती है, सिर्फ पढ़ाई पे आपको फोकस करना होता है। और इधर उधर की बातों पे हम जूनियर्स को कहना चाहेंगे कि इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दे कि सीए टफ कोर्स है। आप ही हो, अगर आप पढ़ोगे तो आप सीए के पासिंग परसेंटेज को बढ़ा सकते हो अपने आप से क्रैक करके एग्जाम्स को। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सारे अपने पारस टीचर्स पे ट्रस्ट रखिए, वो लोग कुछ गलत नहीं बताएंगे। वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा करें। आपको फील होगा कि हम लोग क्यों माने, उनकी मान लेते हैं या वो बुक ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज पे आप रिलाई कीजिए, अच्छे से कीजिए, अपना 100% दीजिए और आप आराम से क्रैक कर लेंगे एग्जाम। Okay, so thank you so much, Anushka, for interacting with us. It was really a great session, a great interview, and we wish you lots of success and happiness. और बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि हम आपको आपकी एक विजिट जरूर करवाएंगे हिसार सेंटर पे, और जहां पर हम बहुत सारे आपको जो हमारे पहले स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मिलवाएंगे, और आपके जूनियर्स के साथ भी एक आपका सेशन होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मैं अस। वेट कर ही रही हूँ। हाँ, मुझे भी मिलना है सारे टीचर से फिजिकली, बस टाइम मिले। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।